हम लोग कल 6 प्रकार के संबंधों के बारे में पढ़े थे और 6 प्रकार के संबंधों को समझा। 6 प्रकार के संबंधों के बाद उसके आगे है 9 नंबर श्लोक। भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभप्रदः स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोऽपि चेत् स्वयं। यहाँ पे भाग्य का व्यय जो कहा गया है, भाग्य क्या व्ययेश होने के कारण रंध्रेश शुभ नहीं होता। रंध्रेश किसे कहते हैं? अष्टम भाव को रंध्रेश कहते हैं। क्योंकि जो भाग्य का व्यय कराए तो वहां पर उसको भाव को खराब कहा गया है ना। जैसे शरीर का व्यय कराने वाला कौन सा भाव है? द्वादशवा। उसी प्रकार भाग्य का व्यय कराने से जब भाग्य ही कार्य अच्छा नहीं करेगा, भाग्य ही अच्छा नहीं रहेगा, तो वहां पर जो है कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए भाग्य भाव का, धर्म भाव का व्यय कराने के कारण से अष्टम भाव को शुभ नहीं कहा गया है। तो क्या कह रहे हैं? अष्टमेश को अशुभ क्यों कहा गया है? और वह शुभ होता भी है तो कब होता है? और अष्टमेश ग्रह की शुभाशुभ बताई गई है, तो अष्टमेश शुभ कब होगा और अशुभ कब होगा, यह चीज बता रहे हैं। तो भाग भाग भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभप्रदा स एव शुभ संधाता लग्नाधीपोऽपि चेत् स्वयं। भाग्य स्थान से नवम भाव का, भाग्य स्थान से नवम भाव प्रसिद्ध है। अब क्या कह रहे हैं? नवम भाव को हम भाग्य भाव से प्रसिद्धि देते हैं, तो उसके लिए जो है नवम स्थान को लग्न स्थानीय मानने से, अगर लग्न मान लिया जाए नवम भाव को, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो अष्टम भाव नवम भाव का व्यय माना जाएगा। वास्तविक जो है लग्न का जो व्यय है अष्टम भाव है। जो नवम भाव को हम लग्न मानेंगे तो उसका व्यय अष्टम भाव हो जाएगा। वह भाग्य स्थान या भाग्य भाव का व्यय स्थान या व्यय भाव कहा जाएगा। इसके कारण से वह अशुभ कहा जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि मानव जीवन में सभी प्रकार के सर्वत्र सम्मान प्राप्त, धन प्राप्ति, जब तक व्यक्ति के पास में धन संपदाएं रहती हैं तभी तक उसको भाग्यवान कहा जाता है। और धन संपदाएं ऐश्वर्य इत्यादि ना रहे तो उसको कौन भाग्यवान मानेगा, कौन उसको अच्छा मानेगा। इसलिए भाग्य भाव का व्यय कराने के कारण से उसको अशुभ माना जाता। अब कई प्रकार की बातों को ध्यान दे करके कह रहे हैं कि सभी भावों की अपेक्षा अधिक महत्व भी स्वाभाविक है। भाग्य जैसे परम पवित्र और सुंदरतम गुण धर्मों का व्यय करने के लिए अष्टम भाव अपने विनाश धर्म स्वभाव से प्रतिक्षण प्रवृत्त रहता है। अष्टम भाव की रंध्र संज्ञा भी आचार्यों ने की है। जैसे हमने आप शुरू में कहा कि रंध्रेश, अष्टम भाव को रंध्रेश के नाम से कहा जाता है। तो ना शुभ फल प्रदा, तो वहां पे क्या कह रहे हैं? रंध्रेश ना शुभ प्रद। अष्टमेश, अष्टम भाव जो है शुभ प्रद नहीं होता है। और क्या कह रहे हैं कि अब सभी ग्रहों को जैसे शुभ कैसे होगा वह बता रहे हैं। शुभ कैसे होगा तो देखिए, अगर अष्टमेश केंद्र और अष्टम दोनों का स्वामी हो करके अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठा है तो अष्टम का दोष समाप्त हो जाता है, तब वह शुभ हो जाता है।
और दूसरी स्थिति क्या कह रहे हैं कि अष्टमेश स्वयं अष्टम भाव में बैठा रहे तो वह शुभ हो जाता है। तो अशुभ क्यों कहा जाता है और शुभ कहाँ हो जाता है, वह दोनों प्रकार से हमने आप लोगों को बता दिया कि अष्टमेश स्वयं अष्टम भाव में बैठा हो या फिर केंद्र और अष्टम दोनों का स्वामी हो करके केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो वह शुभ हो जाएगा। यह श्लोक समझ में आया? जी गुरुदेव। न समझ में आया नवल जी, अगर न समझ में आया हो तो बता दीजिएगा। आ गया गुरुजी। हाँ, यहाँ पे हर भाव के व्यय भाव को बैठा करके देखने की बात कहे हैं कि द्वितीय भाव का धन भाव का व्यय भाव कौन सा हुआ, लग्न। तो लग्न भाव लग्नेश और द्वितीयेश का संबंध होने से अब लग्न भाव का व्यय भाव, द्वितीय भाव का व्यय भाव कौन हुआ, शरीर भाव। तो धन किस भाव किस लिए खर्च होता है, शरीर के लिए ही खर्च होता है ना। धन क्यों खर्च होता है किसी का, शरीर के लिए ही, शरीर के सुखों के लिए खर्च होता है। तो इसलिए लग्न को जो है वह अशुभ न कह करके वह द्वितीय भाव का जो व्यय है उसको शुभ कह सकते। तृतीय भाव का सहज भाव का अगर व्यय देखा जाए तो धन भाव है। तो सहज भाव का जो धन भाव है वह धन अगर किसी परिवार के लिए खर्च हो रहा है तो भी उसको हम बहुत खराब न मानेंगे, इसलिए वह भी बहुत खतरनाक व्यय नहीं हुआ। और ऐसे ही 12 भावों को हम बैठा करके देखते हैं कि किसका व्यय भाव कैसा रहेगा और किसका व्यय भाव कैसा रहेगा। अब आगे हम लोग चलते हैं 10वें और 11वें श्लोक दोनों एक साथ होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः मारकत्वेपि च तयोः मारकस्थान संस्थिति। फिर उसके बाद में अगला श्लोक क्या है, बुधस्तदनु चंद्रोपि भवेत् तदनु तद्विधः न रंध्रे सत्वदोषस्तु सूर्य चंद्रमशोर भवेत्। अब यहाँ कह रहे हैं क्या, केंद्राधिपत्य दोषस्तु, केंद्राधिपति दोष जो कहा जाता है, केंद्राधिपति दोष गुरु और शुक्र को ज्यादा लगता है, ज्यादा बल प्राप्त होता है केंद्राधिपति दोष में, वह ज्यादा अशुभ हो जाते हैं या अच्छा फल नहीं दे पाते हैं, बलवान होते हुए भी बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते हैं। और क्या कह रहे, मारकत्वेपि च तयोः तो मारक स्थान संस्थिता, मारक भाव में भी गुरु और शुक्र को बलवान कहा गया। मारक स्थान में भी अगर विचार किया जाए तो मारक स्थान में भी मारक होते हुए भी अगर द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर के कहीं केंद्र में बैठे हो तो प्रबल मार्केश हो जाते हैं, जिसमें सप्तम भाव और गुरु ज्यादा प्रबल होते हैं। उसके बाद में अगर कोई होते हैं तो गुरु से कम शुक्र, शुक्र से कम बुध, बुध से कम चंद्रमा, बुधस्तदनु चंद्रेपि, बुध से थोड़ा कम चंद्र, और चंद्र भवे तदनु तद्विधः, उनसे कम जो है बुध से कम चंद्र भवेति। न रंध्रे सत्व दोषस्तु, और रंध्रेश कौन है, अष्टम भाव को रंध्रेश कहते हैं। तो न रंध्रे सत्व दोषस्तु, रंध्रेश का दोष नहीं होता है किसको, सूर्य और चंद्र, सूर्या चंद्रमशो और भवेत,
सूर्य और चंद्र को अष्टम का दोष, रंध्रेश का दोष नहीं होता है, लेकिन अष्टम भाव का दोष तो जरूर होता है। ठीक है, समझ में आया? नवल जी, जी गुरुजी। समझ में आया? अच्छा है। ये गुरुजी यहाँ पर गुरु शुक्र विशेषतः मारकत्व का दोष होता है, ये भी लिखा है यहाँ पे। शुभ हाँ। ग्रह को केंद्राधिपति दोष जो कहा गया है वह गुरु शुक्र का बलवान होता है, यानी कि हम्म, गुरु शुक्र को केंद्राधिपति दोष ज्यादा लगता है। हम्म, और शुभ ग्रहों का मारकत्व सप्तमेश होने पर भी गुरु शुक्र ही विशेष मारकत्व का दोष होता है, हम्म, तथा केंद्रीय होकर मारक स्थान में रहना गुरु शुक्र का एक विशेष दोष का कारक होता है। हम्म, इन दोनों में न्यून दोष तथा मारकत्व बुध में और बुध से न्यून चंद्रमा में होता है, यानी हम्म, कि मारक न्यून का मतलब कम गुरुजी, मारकत्व बुध में कम और बुध से कम चंद्रमा में, हम्म। यही कहा गया ना गुरुजी? तो यही तो हमने भी बताया, जी गुरुजी। यही तो हम आपको श्लोक का अर्थ बताए हैं। जी गुरुजी। हम्म। अब क्या कह रहे हैं? पापक ग्रहों के केंद्राधिपत्य विचार। द्वादश, जो 12वां श्लोक है, द्वादश श्लोक में कह रहे हैं, कुजस्य कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता या शुभकारिता, त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कर्मे सत्वमात्रतः। पापक ग्रहों से केंद्र सत्व के साथ अन्य भावाधीश सतावश शुभाशुभ फल विचार के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पे कुजस्य मतलब मंगल, कर्म नेतृत्व प्रयुक्ता, अर्थात मंगल ग्रह करना उचित नहीं है, क्योंकि पूर्व श्लोक में भी कहा गया है शुभ ग्रह, शुभ ग्रह शुभ और पापक ग्रहों से संबंधवश, दोनों में संबंधवश अगर शुभ और पापक ग्रह संबंधवश, संबंधवश क्या रहे, शुभ फल की बात कहे कहे तो कह दी गई है। इसलिए यहाँ पे कुत्सित जायते यस्मात् तस्य कुजः निरूपितः। कुत्सित मतलब खराब, अच्छा नहीं, खराब। कुत्सित मतलब खेत, खेत में जो खलिहान होता है या ऊसर जगह जिसको कहते हैं ना, कुत्सितम जायते यस्मात् तज कुजः निरूपितः। कुत्सित से अर्थात पाप से उत्पन्न पापी, ऐसा ही अर्थ करते हुए ग्रंथकार ने क्या कहा है, 7 ग्रह मंडल में शुभ और पापक ग्रहों की चर्चा जो पूर्व में हो चुकी है, कौन से शुभ हैं और कौन से पाप हैं, उनके बाद में उनके लिए कह दिया गया है। अब यह क्या कह रहे हैं कि जो केंद्राधिपति हो, मतलब शुभ ग्रहों के लिए कह दिया गया कि उनको क्या लगता है, केंद्राधिपति दोष लगता है। लेकिन अगर वही पापक ग्रह केंद्राधिप होकर के, त्रिकोणाधिप होकर के लग्न पंचम नवम में किसी एक में अधिपति होगा, तभी उस पापक ग्रह में अशुभता में शुभता आ सकती है। क्या कह रहे हैं कि केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो करके केंद्र त्रिकोण में हो तो उसमें अशुभता के स्थान पर शुभता हो जाएगी। जैसे वहां पे क्या कहा गया है, केंद्राधिपति दोष उनको लगा, लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या हो जाते हैं, शुभ फल कारक हो जाते हैं।
अब क्या कह रहे हैं, अगले श्लोक में चल रहे हैं, राहु केतु ग्रहों से यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुतौ तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रदिशे तान तमो ग्रहौ। यद्यद भावगतोपि, जिन जिन भावों में जैसा जैसा की बात कह रहे हैं, तो राहु केतु दोनों ग्रह किसी भी राशि के अधीश ग्रह नहीं है। कैसा शुभ फल दे, शुभाशुभ देखा जाएगा। तो सूर्यादि 7 ग्रहों से की स्वाभाविक शुभाशुभ और भाव भावेश ग्रहों के संबंध में शुभाशुभत्व का विचार पूर्व में किया जा चुका है। उक्त पद्म में राहु और केतु इन दोनों ग्रहों के शुभाशुभत्व का विचार किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। यद्यद भावगतो वापि यद्यद भाव फलम का, तो जैसा जैसा भाव रहेगा, जिस भाव में बैठे रहेंगे वैसा ही फल करेंगे। यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावेश संयुतौ, जिस भाव में रहेंगे, जिस भावेश के साथ में रहेंगे, जिस ग्रह के साथ में रहेंगे, तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदिशेतान तमो ग्रहौ, उस जिसके साथ में रहेंगे वैसा ही फल देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? जी गुरु जी, राहु केतु जिनके साथ में रहेंगे वैसा ही फल देंगे बस। जी। अब इसके आगे आज से योगाध्याय चल जाएगा। योग, जैसे हमने आप लोगों को योगों के बारे में बताया था कि कई प्रकार के योग होते हैं ना, कई प्रकार के योग हमने लिखवाया था आप लोगों को पहले पूर्व में। तो वही योगाध्याय अब यहाँ से शुरू होगा। केंद्र त्रिकोण ततयः संबंधेन परस्परम इतरैर प्रसक्ताश्चेत् द्विशेष फलदायक, विशेष फलदायक हो जाते हैं। कौन? केंद्र त्रिकोण पतयः, केंद्र और त्रिकोण के पति, संबंधेन परस्परम, अगर इनका संबंध परस्पर है तो यह क्या हो जाते हैं? विशेष फलदायक हो जाते हैं। केंद्र स्थान 1 4 7 10 और त्रिकोण स्थान 1 5 9, इस प्रकार केंद्र और त्रिकोण स्थानों में स्थित राशियों में अधिपति ग्रहों के परस्पर संबंधों में यदि भावेशों और तृतीय षष्ठ और एकादशेश ग्रहों से संबंध रहित, अगर ये लोग 3 6 और 11 भाव के स्वामियों से संबंध न करते हो, तब जो है विशेष शुभ फलदायक हो जाएंगे। अर्थात इस प्रकार के जातक की जन्म कुंडली में उक्त केंद्र त्रिकोणेश ग्रहों के संबंधों से विशेष भाग्योदय की शुभ सूचना संबंध कारक ग्रहों की दशा अंतरदशा के समयों में प्राप्त होती है। जब दशा और अंतरदशा आती है उस समय जो है यह अपना फल दिखाते हैं, लेकिन तृतीय षष्ठम और एकादश स्थान से संबंध न करते हों। तृतीय षष्ठम और एकादश स्थान से संबंध कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ा फल में कमी हो जाएगी, लेकिन विशेष फल कैसा होगा कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का परस्पर संबंध होने से। ठीक है नवल जी? नवल जी, जी गुरुदेव, आप ठीक है। आप सो जाते हैं इसीलिए आज नहीं आपका नाम गुरुदेव, बुला मैं रहे हैं। माइक माइक बंद कर देता हूँ गुरुजी मैं। नहीं, आप सो जाते हैं ना, इसलिए हम नहीं आपका नाम बुला रहे हैं। नहीं, आज नहीं है वो, कई दिन से दिक्कत थी ना वो, उसके जो है अब ठीक है आज। चलिए।
केंद्र त्रिकोण नेतारौ दोषयुक्तोऽपि स्वयं संबंध मात्राद्वलिनो भवेताम योग कारकौ। अब यहाँ कह रहे हैं कि योग कारक हो जाते हैं। कैसे योग कारक हो जाते हैं? केंद्र त्रिकोण नेतारौ, केंद्र त्रिकोण दोनों भावों के स्वामी परस्पर संबंध मात्र हो तो शुभ फल प्रदान करते हैं। सामर्थ्य होती है, भले ही उक्त संबंध कारक ग्रहों में तृतीय, षष्ठम और एकादश भावाधीश जो है ततावेश अशुभ फल दात्री अशुभ फलदान सामर्थ्य भी क्यों न हो जाए तब भी शुभ फल आ जाता है। इस श्लोक से आपको बता रहे हैं कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी अगर तृतीय और षष्टम एकादश भाव में भी अगर बैठा है, सामर्थ्यवान है, बलवान है, सामर्थ्य से है, अच्छा है, तो तीन, 6 और 11 भाव में भी अगर भावाधीश शतानिच, अगर वह अशुभ से अशुभ चीजों के साथ अशुभ फल देने वाला है, फलदात्री है, फिर भी दोष का जो है अशुभ फलदान सामर्थ्य उनको नहीं रहेगा और वह तब भी शुभ फल आ जाता है, तब भी शुभ फल देते हैं। पहले श्लोक से क्या कहे हैं? त्रिश्रायाधीशत्व दोष से, त्रिश्राय के अधिपति जो दोष हैं, अशुभ फल की विवेचना की जा चुकी है। किंतु यहाँ पर जो कह रहे हैं, पहले श्लोक में क्या कहे कि अगर 3, 6, 11 में बैठे हैं तो फल में कमी करेंगे, लेकिन इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि इन दोषों से, त्रिश्रायाधीश दोष से अशुभ फल की विवेचना की जा सके, किंतु यहाँ पर दोष की विद्यमानता के बावजूद केंद्र त्रिकोणाधीशों की शुभ संबंधों से अस्तित्व के बावजूद भी शुभ फलदान सामर्थ्य की सत्ता विद्यमान कही जा रही है। सामर्थ्य की बलवान जो है, सामर्थ्य और शक्ति जो है यहाँ पर विद्यमान रहेगी किसकी? केंद्र और त्रिकोण की सत्ता अगर मिल रही है तो वह शुभ फलदायक हो जाएंगे। लग्न चतुर्थ सप्तम दशम प्रसिद्ध केंद्र स्थान है तथा पंचम नवम या विचारावसर पर लग्न भी ये त्रिकोण स्थान कहे गए हैं। इस प्रकार केंद्राधीश ग्रह 4 होते हैं और त्रिकोणाधीश ग्रह 2 होते हैं, एवं कुल संख्या 6 होती है तथा त्रिश्रायाधीशों की संख्या 3 होती। इसलिए परस्पर परिष्कार करने में अब क्या कह रहे हैं? लग्नेश पंचमेश के संबंध से योग संख्या बराबर 1, चतुर्थेश पंचमेश के संबंध से योग संख्या 2, सप्तमेश पंचमेश के संबंध से योग संख्या 3, दशमेश नवमेश के संबंध से योग संख्या 4। 4 प्रकार के योग बनते हैं। तो 4 प्रकार के योग कैसे? केंद्र और त्रिकोण की सामर्थ्यता होनी चाहिए और दोनों का संबंध होना चाहिए और अच्छी स्थिति में संबंध होना चाहिए, तो वहां पर केंद्र और त्रिकोण का दोष बलवान कहा जाएगा और योग कारक हो जाएगा। ठीक है। जी जी गुरु जी। अब अगला जो है
कल पढ़ाएंगे, इसलिए कि ज्यादा श्लोक पढ़ा देंगे, पढ़ाने के लिए तो एक दिन में 10-20 पढ़ा दिया जाए। रिकॉर्डिंग सुनील जी बंद कर दीजिए।